Welcome to the Edu for Knowledge channel. Dear students, बेसिक MCQs कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी सीरीज़ के अगले क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। तो 70 क्वेश्चन में करें। क्वेश्चन नंबर 70, जब जख्मी व्यक्ति के मुंह नहीं खुल पाए तो उसको होश में लाने के लिए किस आर्टिफिशियल या कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन की कृत्रिम श्वसन विधि, सैफर की कृत्रिम विधि, मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। तो जब मुंह नहीं खुल पाता है तो उस कंडीशन में हम जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड यूज़ करते हैं वो माउथ टू नोज़, यानी कि इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। फोर्थ आंसर इसका जो है सही होगा। हम बाकी ऊपर किसी भी विधि का यूज़ नहीं करते, हमारी जो विधि होती है माउथ टू नोज़ होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, यदि आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं मित्र को लाइव कंडक्टर से पीछे खींच लेना चाहिए, और मित्र को जलने से बचाने के लिए उस पर पानी डालना चाहिए, या फर्स्ट एड बॉक्स लाना चाहिए, या स्विच ऑफ द करंट इमिडिएटली। तो जो तत्काल करंट को स्विच कर ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि जिसको भी ये इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उससे आगे ना लगे और ज़्यादा देर तक ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा देर तक किसी बॉडी में फ्लो होती है तो उसको जला देती है, और बॉडी जलने के साथ साथ हृदयाघात होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका भी आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्या, मेन स्विच को। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय राशि की शून्य प्राप्त? ये सब हम सभी जानते हैं। केसीएल जो होता है चार्ज के ऊपर था, जिसमें जो होता है आपका आई एन इक्वल टू होता है 0, जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0 होता है, जिसमें हम करंट की बात करते हैं। और जब वोल्टेज ड्रॉप होता है उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, जिसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये केवीएल की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? तो एमसीक्यू का मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, जिसका इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो विद्युत का सबसे सुचालक होता है उसका जो राइट आंसर होगा वो सिल्वर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सिल्वर होगा। कॉपर एलुमिनियम, इसके बाद से कॉपर होता है, फिर देन एलुमिनियम होता है, जो प्रेफरेंस होता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं उसमें। When a secondary cell is supplying current to the load, it is said to be, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा है तो वो अवस्था कहलाती है। जब हम किसी सेल से जो है कि किसी सर्किट को धारा या लोड को धारा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैटरी जो होती है हमारी तेज़ी से डिस्चार्ज होती है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग कहेंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, आपका थर्ड ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा, थर्ड होगा, डिस्चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्चार्जिंग। ठीक ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा डिस्चार्जिंग होगा। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच मटेरियल इज अप्लाइड टू द टर्मिनल पोस्ट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी टू अवॉइड करोजन? मतलब संक्षारण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर किस मटेरियल को लगाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का उपयोग हम केवल संक्षारण से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल को पोस्ट पर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लेड एसिड सेल इफ द सेल इज केप्ट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम? लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उसे लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाता है? तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत तेज़ी के साथ क्या करता है, आपका बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्थ टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हमारा अर्थ टेस्टर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल ऑफ द पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल डिवाइडिंग मेथड भी दिया हुआ है, फॉल ऑफ रेसिस्टेंस मेथड दिया हुआ है। इसका जो होता है तो विभव विधि के पतन पे फॉल ऑफ पोटेंशियल सेकेंड होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड होगा। ठीक है, तो हमारा अर्थ टेस्ट फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के ऊपर काम करता है, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखना। ठीक है, और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 78, ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर, जो ट्री सिस्टम वायरिंग होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन है मल्टी स्टोर बिल्डिंग, सिंगल स्टोर बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए या फिर इंडिप्रेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वो फर्स्ट, बहुमंजिला इमारतों में हम ट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ द पीवीसी कंड्यूट पाइप इन द डायमीटर टू बी प्रिफर्ड फॉर द डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी पाइप के व्यास का आकार कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसी होगा 19 mm। इसको क्या है आपको एकदम याद रखना होगा कि 19 mm होता है घरेलू वायरिंग के लिए जो पीवीसी के डायमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट विल बी हैपन इफ द कैपेसिटर वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर एरिया आपका जो है कैपेसिटर प्लेट की घटा दी जाए? तो हम सभी जानते हैं कि जो C बराबर होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है, जहाँ पे ये क्षेत्रफल को डिनोट करता है, डी जो है कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी है। तो इस क्वेश्चन से हम देखते हैं यहाँ से कि अगर हम C को बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पे एरिया बढ़ाने पे C बढ़ जाएगा, अगर हम C को घटाते हैं तो एरिया भी हमारा घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, हमारा धारिता का मान जो है क्षेत्रफल को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्षेत्रफल कम करेंगे तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज सप्लाई सिस्टम 3 फेज वोल्टेज आर डिस्प्लेस बाय द एंगल आर्म। जो 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है उसमें जो होता है वोल्टेज जो होते हैं एक दूसरे से जो होते हैं वो कितने डिग्री पे होते हैं? तो ये सभी के सभी 120 डिग्री अपार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एंगल होंगे आपके 120 डिग्री अपार्ट होंगे, ठीक। तो हमारा जो ये एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सेकंड पार्ट होगा, वो 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इन अ 3 फेज स्टार कनेक्शन द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट। तो जो हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं स्टार करंट में जो रिलेशन होता है जो लाइन करंट होगा वो फेज करंट के बराबर होगा, ठीक है। और जो इसमें का वोल्टेज के टर्म्स में फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो VL जो होगा वो √3 टाइम्स VPH होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे वो भी सेकेंड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, द फार्मूला ऑफ 3 फेज पावर इन डेल्टा सिस्टम क्या होगा? तो डेल्टा सिस्टम में 3 फेज पावर का फार्मूला जो होता है, जो डेल्टा के लिए 3 फेज पावर होती है वो होती है हमारी √3 फेज पावर एंड डेल्टा पावर में कितना होगा 3 फेज के लिए, ये होता है √3 टाइम्स VL इंटू IL cos फाई। देखिए अब एक कॉमन बुक का ये डिनोटेशन है, बस VL की जगह पे कोई कहीं के क्वेश्चन में EPH कर देता है, उस EL कर देगा, वो भी लाइन वोल्टेज को डिनोट करता है, बस क्वेश्चन में सेंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, EL cos थीटा होगा। तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, पावर होगा जो 3 फेज सिस्टम के लिए डेल्टा में वो होगा 3 EL IL cos फाई या cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, तो हम सभी जानते हैं डीसी जनरेटर जो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के सिद्धांत पे काम करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट डीसी शंट मोटर विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज। तो जो डीसी स्टार्टर होता है उसके लिए क्या होता है 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं, DL स्टार्टर जैसे होता है, ठीक। इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इन अ ट्रांसफार्मर द लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम। यदि किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है तो वो कैसे कैसे गुजरता है, उसका पाथ क्या होता है? तो देखिए जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कुछ इस तरीके का फ्लो करेगा, इधर से लेके इस पूरे बॉडी में करेगा, और ये हमारी वाइंडिंग होती है, इधर से ये हमारी वाइंडिंग होती है। तो ये जो फ्लक्स होगा हमारे प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी फ्लो करता ही रहता है, ये जो फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कि कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बनेगा 1।
प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो 86 का जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा वो 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 क्वेश्चन है द पावर कंज्यूम्ड इन द 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड कंपेयर टू द सेम इंडक्टिव लोड व्हेन कनेक्टेड इन द डेल्टा विल बी। डेल्टा में कनेक्ट होने पर आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाने कितनी होती है। डेल्टा में कनेक्ट होने पर जो लोड होता है वो कितना होता है। 3 फेज स्टार में अगर वही इंडक्टिव लोड 3 फेज डेल्टा में अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/3 ऑफ स्टार कनेक्टेड। ठीक है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड जो लोड होगा उसका जो होगा 1/3 होता है किसमें, आपका डेल्टा में। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं पावर इन 3 फेज डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पावर इन 3 फेज स्टार। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। तो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये होती है। इसमें जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तो एफिशिएंसी बराबर हमारी तब जो होगी मैक्सिमम होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, फर्स्ट आंसर होगा इसका, और इसका होगा सेकेंड। जो 87 था उसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा 1/3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्रीज बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के उपयोग से निम्न की क्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम सभी जानते हैं स्टेप अप करने का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the primary and secondary are derived from the same winding that transformer is called। जब कॉमन वाइंडिंग से जब हम जो है कि प्राइमरी सेकेंडरी को निकालते हैं तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 2 ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज़। तो एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, तो जो हमारा एम आई इंस्ट्रूमेंट होता है वो नॉन लीनियर होता है, जबकि पी एम सी टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो लीनियर होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका था 91 का सेकंड होगा सही, इसका सेकंड होगा। और 92 क्या कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन रेसिस्टेंस। तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेगर। मेगर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएमसी टाइप मीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो पीएमसी टाइप मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है द पावर डिसिपेटेड इन अ जेनर डायोड कितना होती है। जेनर डायोड में शक्ति व्यय कितना होता है, व्यय कितना होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, शून्य भार धारा पर न्यूनतम होना होता है, शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, शून्य भार सदैव शून्य होता है, या भार धारा परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा, वो आपका होगा शून्य भार धारा पर अधिकतम होगा। जेनर डायोड की शक्ति जो होगी शून्य भार धारा पे अधिकतम होगी। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी कैरियर आर। तो पी टाइप के जो कंडक्टर होते हैं 2 तरह के होते हैं, हम सभी जानते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो इसमें जो मेजर और माइनर की बात बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो जो एन होता है इसमें मेजर होता है इलेक्ट्रॉन और इसमें माइनर होता है होल, और जो पी टाइप होता है इसमें मेजर होता है होल्स और इसमें माइनर होता है इलेक्ट्रॉन। ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ के लिए होता है, ये पेंटावैलेंट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 95 से होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा 1 फर्स्ट सही होगा। पी टाइप में जो होगा मेजॉरिटी कैरियर में कौन सा होगा, होल्स होगा। तो 95 का जो राइट आंसर होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि द डायोड टर्मिनोलॉजी पीआईवी स्टैंड फॉर। डायोड शब्दावली में पीआईवी से क्या अभिप्राय है। तो हम सभी जानते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज को बोलते हैं,
पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही होगा, ठीक है। पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं, PIV स्टैंड फॉर पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 1 भी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSCR इज ए, तो SCR क्या है? 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 लेयर 4 टर्मिनल डिवाइस, या फिर 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा थर्ड। जो हमारा SCR होता है वो क्या होता है कि इसमें जो जंक्शंस होते हैं, SCR के जंक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके का हमारा SCR होता है, PN। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3 हमारा होता है, ठीक है। इसमें जो P होता है, फिर N होता है, फिर P होता है, फिर N होता है। तो ये जो हमारी लेयर होती है PN ये 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो मैच कर रहा है 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस। तो टर्मिनल जो होते हैं J1 और J2 और J3 3 होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज आंसर।